और आ जाइए। क्लास आज का बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग जो सेल का टॉपिक छोड़े थे वो था इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग। ठीक है, हम लोग कहाँ तक देखे थे? इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग तक देखे थे, है ना। आज जो हम लोग देखेंगे वो टाइप ऑफ सेल की अगर बात किए तो शुरुआत किए थे सेल की। ठीक है, सेल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, सेल कितने प्रकार के होते हैं ये, और उसमें आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें सेल का पहला प्रकार यूज करेंगे। सेल के बारे में चर्चा हम लोग कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर देखिए सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल, जिसे हम लोग हिंदी में प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, और इसका डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो प्राइमरी सेल होता है वो ऐसे सेल होते हैं जिसे एक बार चार्ज करके अगर यूज कर लिए, उपयोग में ले आए, तो दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में प्राइमरी सेल का मात्र एक बार उपयोग होगा, दोबारा से आप आवेशित नहीं कर सकते हैं, पुनर्निवेशन नहीं कर सकते हैं, यानी पुनर्आवेशित नहीं कर सकते हैं। वो होता है सेल यानी प्राइमरी सेल। और दूसरा सेकेंडरी सेल की अगर बात करें, आइए, तो सबसे पहले प्राइमरी सेल वैसे सेल जो पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, यानी पुनः आवेशित, भाई दोबारा डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं कर सकते। वैसे सेल सारे के सारे सेल क्या कहलाते हैं? प्राइमरी सेल। वैसे सेलों की संख्या कितनी है? शुरुआत से जो सेल बना तो क्या क्या सुधार हुआ, सुधार के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सुधार, ठीक है, कितने प्रकार के सेल बने उसका चर्चा हम लोग आज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहला प्राइमरी सेल का नाम होता है वोल्टाइक सेल। याद रखना, क्योंकि भाई पहले सेल का नाम तो याद रखिए, तब तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से श्रेणी के अंतर्गत आता है, प्राइमरी सेल है कि सेकेंडरी सेल है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ये अपना है, ये प्राइमरी सेल में पहला है वोल्टाइक सेल, और दूसरा है डैनियल सेल, और तीसरा है लेक्लांचे सेल। प्राइमरी सेल में पहला वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल, उसका सुधरा हुआ सेल होता है लेक्लांचे सेल, और लेक्लांचे सेल का भी सुधरा हुआ रूप होता है ड्राई सेल, शुष्क सेल, जो आजकल हम लोग रिमोट में यूज करते हैं, रेडियो में यूज करते हैं, टॉर्च में यूज करते हैं। वैसे तो अब जमाना गुजर गया, टॉर्च खरीदना ही लोग बंद कर दिया, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। अब टॉर्च केवल केवल पहरेदार, गार्ड, पुलिस, इन सभी के हाथों में है, बाकी किसी के हाथों में टॉर्च नहीं है। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, अब यहाँ पर ये सब के सब है प्राइमरी सेल, याद रखिएगा आप। आज इसका पहला सेल हम लोग शुरुआत करेंगे, वो होगा वोल्टाइक सेल। एक चीज हम बता दें, पूरी सेल जब हम पढ़ाएंगे आपको, प्राइमरी सेल हम लोग जो देखेंगे उसमें किन किन बातों पर ध्यान रखना आपको। सबसे पहला बात कि कौन सा सेल का सेल ईएमएफ कितना होता है, ये प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरी बात इसमें याद क्या रखना कि कौन से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। आप कहेंगे सर आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, ये बात, आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, तो आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में भी हम लोग जानेंगे। एकदम धैर्य बना के रखिए। ठीक है, और उसके बाद क्या याद रखना है कि कौन से सेल में कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब रासायनिक विलयन या केमिकल कौन सा यूज किया जाता है, इन बातों को याद रखना है। और उसमें सबसे जो जबरदस्त बात याद रखना है कि कौन से, इन सारे में से कौन सा सेल का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा उपयोग ही पूछे जाते हैं आपको, और उसका सेल ईएमएफ पूछा जाता है, उसका वोल्टेज पूछा जाता है। इन बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो
इन सेल में सबसे पहला सेल अपना क्या है, वोल्टाइक सेल है। और वोल्टाइक सेल की अगर बात करें तो वोल्टाइक सेल जो बनाया गया था, वो वोल्टाइक सेल में क्या क्या होता है। और एक बात इसी के साथ और भी हम भूल गए बताने के लिए, कि जो सेल बनता है ना, उसमें जो सामग्री होता है, मटेरियल, उसमें एक, आप इतना बात तो जानते हैं, एक पॉजिटिव होगा प्लेट होगा, एक निगेटिव प्लेट होगा, एक धन ध्रुव होगा, एक ऋण ध्रुव होगा। इन सब में कौन सा ध्रुव कौन से मटेरियल का बनाया जाता है, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है। समझ गए बात को। अब देखिए कि इसमें जो आप देखेंगे, ये वोल्टाइक सेल जो है यहाँ पर, ये आपका वोल्टाइक सेल का जो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात करें, निर्माण की बात करें, तो निर्माण में यहाँ दो रोड दिखता है। जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं, हम लोग जहाँ चलते हैं, जहाँ हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, उसको रोड बोलते हैं। लेकिन जो सेल एंड बैटरी में जिस पर इलेक्ट्रॉन यानी आवेश चलती है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। ध्यान से सुनिएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड है और ये भी एक इलेक्ट्रोड है। और आपको बता दें, ये जो बर्तन है बना हुआ, इसका पूछा जाएगा कि वोल्टाइक सेल का जो बर्तन है वो किस पदार्थ का बना होता है। तो पहला, इसका जो बर्तन है वो होता है कांच का। क्या होता है? ग्लास का होता है। किसका? ग्लास यानी कांच, ठीक, कांच का होता है। ठीक, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसके अंदर में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो रॉड है जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक आपका किसका है? सी यानी कॉपर का है। किसका है? कॉपर का बना होता है। और कॉपर का बना होता है धन ध्रुव। याद देख रहा होगा आपको, ये धन ध्रुव किस चीज का? कॉपर का। ये जिंक जो दिख रहा है Zn, जिसको हम लोग जस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्ता। जिंक यानी जस्ता। और जस्ता जो आपको है, वो जस्ता हमेशा 99% अगर आपको पूछेगा कि जिंक जो है वो निगेटिव टर्मिनल बनाने के ही काम में आता है, वैसे हम लोग बात करेंगे। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बताए थे आपको, इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें जो जलीय रासायनिक विलयन या रासायनिक घोल होता है, जो H2SO4 का इसमें डाला गया। किसका? H2SO4 का। यानी ये बात तो आपको याद हो जाना चाहिए कि इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी पॉजिटिव ध्रुव जो है वो कॉपर का बनेगा, और जो निगेटिव ध्रुव है वो जिंक का बनेगा। इसका बर्तन किसका होगा? ग्लास का होगा। और याद रखिए, और ये जो इसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइट होगा, जिसको हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं, वो किस चीज का होगा? वो होगा H2SO4। और H2SO4 को हम लोग हिंदी में कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, या दूसरा नाम कहते हैं गंधका अम्ल। ठीक है, भूलना नहीं है, H2SO4 या गंधका अम्ल या क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पर इसी के बारे में कंट्रोलिंग करके आपको लिखना है। तो क्या क्या है, क्या नहीं है, इसके कितने उपयोग कहाँ कहाँ, ये सब बातें हम लोग देखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग बात करें वोल्टाइक सेल के बारे में। लिखना क्या है, सिर्फ बोलने से तो याद नहीं हो जाएगा, लिखना भी बहुत जरूरी है। आइए, इसमें कह रहा है कि यह एक कांच का बर्तन का बना होता है। किसका बना होता है? कांच का बर्तन का बना होता है। और इसमें कॉपर की रॉड किसका काम करता है? कॉपर का जो ये रॉड है, ये काम करता है धनात्मक का। और जो जिंक का रॉड है वो काम करता है किसका? जस्ता, निगेटिव ध्रुव का। और ये डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब गीला, यानी वेट मतलब गीला। आपको कौन सा? H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें याद रखिएगा, जब हम लोग इसमें सप्लाई देते हैं चार्ज करने के दौरान, तब इसके H2SO4 के जो आयन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अलग होने लगते हैं। H2 यानी हाइड्रोजन आयन अलग, और सल्फर पर सल्फेट आयन अलग होता है। और हाइड्रोजन पे याद रखिएगा प्लस चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी जिस पर होगा उस पर प्लस चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होगी उसमें SO4 पर माइनस माइनस चार्ज होगा। अब इस पर ज्यादा केमिस्ट्री वाली बात हम लोग नहीं करते,
याद रखिए H2SO4 की बात करें तो हाइड्रोजन किस पर जाएगा, कॉपर यानी एनोड। कॉपर का मतलब ये आपको वर्ड आपको याद दिला दें, ये जो दिख रहा है जिस पर इसको एनोड कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोड। इसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। कैथोड का मतलब ऋण और एनोड का मतलब धन, ठीक है। अब यहाँ जो H2SO4 यहाँ देखिए, जब SO4 माइनस के साथ, माइनस यानी जिंक के साथ जाएगा तो जिंक Zn SO4 क्या यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, ZnSO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये जिंक सल्फेट बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा यानी इलेक्ट्रॉन का, मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना आपके लिए बहुत सौभाग्य है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जब प्रवाह करता है किसी तार में तो हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, यानी विद्युत धारा बहती है। इतना बात तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद यहां देखें, कह रहा है कि वोल्टाइक सेल का जो सेल ईएमएफ होता है, एक सेल का जो सेल ईएमएफ होता है वह होता है 1.1 वोल्ट। ये बात आपको हमेशा याद रखिएगा, वोल्टाइक सेल का सेल ईएमएफ होता है 1.1 वोल्ट। ये चीजें आपको याद रखना चाहिए। ये वोल्टाइक सेल, ये सेल ना बहुत कम वोल्ट दे रहा है, तो देखा गया कि इसमें कहाँ कहाँ लॉस होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि पहले जो गाड़ी राजदूत होती थी, क्या होता था, बहुत ज़्यादा धुआं देता था, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा तेल खर्चा होता था, आउटपुट कम मिलता था। आजकल की गाड़ी में क्या किया, वो सारा चीज़ सुधार दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद इसमें एक दोष पाया जाता है, दोष मतलब एक त्रुटि, एक इफेक्ट होता है, बहुत जरूरी है याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। एक वर्ड आता है इसमें, पोलराइजेशन। क्या होता है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है, ध्रुवीकरण क्या होता है। पोलाइट करने का मतलब जानते हो क्या होता है, कभी कभी नेता सबको देखोगे एकदम पोलाइट कर देगा आपको, ध्रुवीकृत, कहते हैं ना ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं आप लोग। ध्रुवीकरण का राजनीति का मतलब हुआ किसी भी व्यक्ति को आप झूठ बोलते हैं, आप उसको दिलासा दिलाते हैं कि इस बार सड़क चौड़ीदार, हवा पंखादार, ये सब, और पूरा गांव रोशनीदार हो जाएगा, सड़क चौड़ीदार हो जाएगा। या पोलाइट करके वोट तो ले लेते हैं लेकिन आप काम नहीं करते। आपको कहते हैं कि आप राम राज्य बनाएंगे, आप हिंदू सब हिंदू को वोट दीजिए, मुस्लिम वाले नेता मुस्लिम को कहता है कि अपना एक हम लोग का भी अधिकार होना चाहिए, हम लोग भी नेता बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, अधिकार बनाएंगे। ये हुआ पोलराइजेशन की अधिकारी। तो मतलब क्या, आपका जो दिमाग चल रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, उस पर एक लेयर जम जाना, क्या, चाहे धर्म का हो चाहे जाति का हो, पोलराइज की राजनीति होती है। यहाँ पर उसमें हम लोग नहीं चलेंगे। यहाँ क्या बात करेंगे, ध्यान से सुनिए। यहाँ क्या होगा, पोलराइजेशन का मतलब क्या होगा, याद रखिए, जब बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होता है तो उस दौरान क्या होता है, बैटरी के अंदर बुलबुला निकलता है, और जो बुलबुला निकलता है वो किस गैस के कारण निकलता है, वो निकलता है हाइड्रोजन गैस के कारण। और क्योंकि चार्जिंग के दौरान बैटरी में कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। ये प्रश्न आपको पूछा जाता है, नोट्स में आगे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, हम चर्चा करेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होता है तो बबल्स जो निकलता है, बुलबुला जो निकलता है, वो बुलबुला इस इलेक्ट्रोड से जाके चिपक जाता है। ध्यान से देखिएगा, क्या दिख रहा है आपको, ये चिपक जाता है। जब चिपक जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रोड है पहले साफ था, अब उसके ऊपर एक लेयर जम गया, तो इसका प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब पहले जितना करंट जा रहा था अब उतना करंट नहीं जाएगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताएं कि पहले वाले मोबाइल हुआ करता था, आप क्या करते थे, अगर चार्ज में दिक्कत होता था तो बैटरी को खोल करके सुई के नोक से तुम खनोचते थे, अब बढ़िया साफ करके टाइट करके लगा देते थे, फिर एकदम चकाचक बढ़िया से काम करता था। मतलब उसके ऊपर एक लेयर जम जाता था, करंट सही से नहीं पास कर पाता था। तो जो भी इस इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा वो इससे अच्छे से पास नहीं कर पाएगा, यानी प्रतिरोध मान बढ़ जाएगा और ये लॉस होगा। समझ रहे मेरी बात को। तो याद रखिए, किसी भी रासायनिक विलयन में जो अभिक्रिया के दौरान बबल्स निकलते हैं, वो बुलबुला चिपक जाता है इस पर, तो उसके प्रतिरोध के मान को बढ़ा देता है। आपको छोटा सा एग्जांपल और बता दें कि जैसे आप कपड़ा धोते हैं तो झाग
एक्सल सरफ लेते हो और जिसमें झाग ज्यादा बने, तो झाग ज्यादा बनने से क्या होता है, कपड़ा साफ होता है। इसका मतलब झाग क्या करता है, सारे धूल कण को अपने ऊपर एक लेयर, फिल्म जो बनता है लेयर जिसको कहते हो, उस पर क्या करता है, ऊपर लेके चले आता है। ठीक है, तो वही काम क्या करता है, ये बबल्स गंदगी को ले जाता है और चिपक जाता है इस पर। आसान से समझिएगा। अब कह रहा है कि जब वोल्टाइक सेल से करंट गुजरता है, ठीक है, जब वोल्टाइक सेल से करंट गुजरता है तो जिंक प्लेट अम्ल में घुलने लगता है। ये जो जिंक प्लेट है ये क्या होता है, अम्ल में थोड़ा सा घुलने लगता है। तो जब जिंक अम्ल में घुलने लगता है और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं, कौन से, हाइड्रोजन गैस के बुलबुला बनता है। वो हाइड्रोजन गैस का बुलबुला जिंक से निकले हुए जो आपका कण है उसके सारे यहाँ आता है पॉजिटिव प्लेट यानी कॉपर प्लेट पर। कह रहा है ये हाइड्रोजन बुलबुला प्रति प्लेट पर जमा होता है और वर्तमान के प्रवाह के प्रतिरोध को विकसित कर देता है। यानी जो पहले से करंट इसमें बह रहा था उसके रास्ते में प्रतिरोध का विकास कर देता है, रुकावट पैदा कर देता है, चाहे कम करे या ज्यादा करे। तो ये जो रुकावट पैदा करता है इसके वजह से क्या होता है, आपको जितना वोल्टेज आपको बाहर में मिलना चाहिए था उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है, सब खर्चे कर देगा तो मिलेगा आपको जी, नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो यही बात कर रहा है। इसमें एक बात आपको याद रखिए, पोलराइजेशन कह रहा है कि इसमें कॉपर की छड़ धनात्मक और जिंक की छड़ क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आप याद रखिए, हमेशा हमेशा जो वोल्टाइक सेल की अगर चर्चा करें तो शुरू से ही बोले कि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो धनात्मक होगा और जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो क्या, ऋणात्मक होगा। ये बात याद रखिए, बहुत आराम आराम से बता रहे बाबू और बहुत अच्छे से देखना है इसको। ठीक है, ये नहीं है कि आप इसे, और जो भी क्वेश्चंस अगर आपको लगता है आप क्वेश्चंस का पूरा आगे पढ़ लेंगे और 98% क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हुआ तो आप हमें कमेंट्स में जो कह सकते हो कहने के लिए तैयार हैं। ठीक है, वैसे दुनियादारी आप कुछ भी करें, हम नेता नहीं है, न बागेश्वर बाबा का कोई सत्संग बांट रहे हैं आपको कि जो बोल देंगे, ऐसा बात नहीं है। ये हकीकत है, हम लोग पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कोई मोह माया और लॉजिक नहीं है। ठीक है, आइए, यह सेल ईएमएफ को कम कर देता है। जैसे प्रतिरोध का मान इसमें बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, हमने कहा कि सेल का वोल्टेज लेवल घट जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से इसमें क्या होता है, कुछ अंदर में खपत हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर लीकेज ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है कि आउटपुट आपको कम मिलेगा। ठीक है, यह पोलराइजेशन कभी नहीं भूलिएगा। ठीक, आइए, अब एक वर्ड होता है लोकल एक्शन। इसके वजह से भी क्या होता है, आपको आपके सेल की जो क्षमता है वो घट जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकल एक्शन को हिंदी में कहते हैं स्थानीय क्रिया। इसमें होता है क्या, यही आपका कॉपर रॉड और जिंक रॉड वाला एक आपका सेल है। इस सेल में लोकल एक्शन क्या होता है ये समझिए। जैसे आप मार्केट में बैटरी बनाएंगे, ठीक है, तो बैटरी बनाने के लिए आपको चाहिए कॉपर का रॉड, चाहिए जिंक का रॉड। आप मार्केट में गए, मार्केट में बोले कि जिंक खरीदना है तो जिंक आपको दिया, कॉपर खरीदना है कॉपर आपको दिया। जिंक जो शुद्ध जिंक है आपको मार्केट में नहीं दिया, उसमें क्या किया, क्योंकि जिंक जो शुद्ध होता है वो तो शुद्ध आता है, लेकिन लोकल के मार्केट में उससे अशुद्धि मिला दिया जाता है। और जब अशुद्धि मिला दिया जाएगा तो आपको शुद्ध जिंक नहीं मिलेगा। तो एक छोटा सा बात याद रखने के लिए बोलिए ना कि जिंक में जो अशुद्धि मिलाता है कौन मिलाता है, लोकल एरिया के लोग मिलाता है। जिसके कारण कोई इफेक्ट हो, कोई त्रुटि हो, कोई दोष हो तो लोकल एक्शन कहलाएगा। इन द सेंस कहने का मेरा ये है कि जब जिंक अशुद्ध जिंक ले आओगे तो स्वाभाविक सी बात है उसका प्रतिरोध का मान ऑलरेडी बढ़ जाएगा, क्योंकि शुद्ध कॉपर रहेगा तो प्रतिरोध का मान कम होता, लेकिन अशुद्ध कॉपर है तो प्रतिरोध का मान ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बैटरी में लॉस बढ़ जाएगा। एकदम सिंपल बात में याद रखिए। अब कह रहा है कि जो लोकल एक्शन की वजह से आपके बैटरी पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। हाँ, या तो लोकल एक्शन को आपको कम कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए, दाल खरीदे, दाल में लोग कंकड़ पत्थर मिला दिया, ये लोकल त्रुटि है। तो लोकल त्रुटि है तो लोकल त्रुटि को दूर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। और लोकल त्रुटि को दूर करने के लिए हो सकता है कंकड़ हटाना पड़ेगा, है ना। चलिए, लेकिन इसमें क्या करेंगे याद रखिएगा, कहेगा कि लोकल एक्शन होता क्या है। लोकल एक्शन होता क्या है, लोकल एक्शन एक प्रकार क्या है,
फ्लूइड है, यानी कि दोष है। जिंक इलेक्ट्रोडों में अशुद्धि के कारण यह दोष बैटरी में उत्पन्न होता है। हमने पहले ही कहा कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है, ये देखिए जिंक इलेक्ट्रोड है, इसमें अशुद्धि के कारण क्या होता है, लोकल एक्शन उत्पन्न होता है। लेकिन लोकल एक्शन को उत्पन्न होने से प्रतिरोध का मान किसी भी इलेक्ट्रोड का बढ़ जाएगा। जो करंट इससे आसानी से बहना चाहिए वो नहीं होगा। किसी भी रेजिस्टेंस में अगर करंट जाएगा, किसी भी रेजिस्टेंस में अगर करंट जाता है तो वहां पर क्या होता है, आई आर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, वो वोल्टेज का लॉस हो जाता है। इतना वोल्टेज खपत हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है आपको टर्मिनल पर कम मिलेगा। कह रहा है कि लोकल एक्शन स्थानीय क्रिया से बचने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्शन से बचने के लिए एचजी यानी पारा का लेप चढ़ाया जाता है, जिससे अमेलगमेशन कहते हैं। कह रहा है आपको बता देते, सुनिए, ये जो आप जिंक रॉड है ना, ये लोकल एक्शन से बचने के लिए इस पर पारा का लेप चढ़ा देते हैं। पारा यानी एचजी। ध्यान से सुनिएगा, हम दो तीन चीज आपको समझा रहे हैं। जब किसी लोहे पर हम लोग क्या करते हैं, किसी लोहे, लोहे मतलब आयरन, किसी लोहा पर हम लोग जब जिंक का लेप चढ़ाते हैं, किसका, जिंक का लेप चढ़ाते हैं, जिंक मतलब जस्ता, जस्ता का लेप चढ़ाते हैं तो उसे बोलते हैं जस्तीकृत, जस्तीकृत लोहा, यानी कि जीआई आयरन। केवल जीआई बोलते हैं, जीआई मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन। अगर जिंक के ऊपर आपको कोई लेप चढ़ाना है, जिंक के ऊपर अगर मरकरी का लेप चढ़ा देते, किसका, पारा का, ठीक, याद रखिए, मरकरी पर पारा का अगर लेप चढ़ा देते, एचजी का अगर लेप चढ़ा देते हैं, तब वो जिंक पर पारा का लेप चढ़ जाता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उस अभिक्रिया को अमलगमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लगमेशन कहते हैं, अम्लगमेशन। अम्लगमेशन की अगर बात करें तो कहेगा, एक बात याद रखिए, इसका मतलब Hg जो है, ये जो धातु है, ये अमलगम धातु के नाम से जाना जाता है। और कभी भी आप पढ़िएगा तो जिंक अगर लेप चढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, संक्षारण को कम करने के लिए, उस पर कोई जंग नहीं लगे और जिंक में कोई गड़बड़ी ना हो, तो जिंक के ऊपर मरकरी का, मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है ना, द्रव के रूप में पाए जाते हैं, तो द्रव यानी उसका लेप चढ़ा देते हैं। ताकि जैसे क्या करते हैं हम लोग, कपड़ा वपड़ा जब खरीदते हैं और धोते हैं तो धो के क्या करते हैं, एकदम क्रीज चढ़ा देते हैं। क्रीज चढ़ाने का मतलब क्या होता है, जो भी गंदगी इसके ऊपर आएगा वो क्या होता है, झड़ के नीचे यानी नीचे गिर जाता है, फिसल जाता है, तो कपड़ा आपको ज्यादा देर तक साफ रहता है, वही कारण। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, Hg धातु जो है वो अमलगम धातु के नाम से जाना जाता है, पारा। पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, कहेगा निम्नलिखित में से अमलगम धातु कौन सा होता है, तो कौन सा, पारा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए, ध्यान से सुनिएगा, अब ये हुआ लोकल एक्शन। दो प्रकार के दोष अभी बताएं, बहुत सारे दोष हम बताएंगे आपको, और आपको याद रखिए, आप अगर पढ़ रहे हो, अगर कोई भी बुक आपके पास क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए है, आप उसे खोल कर देखिएगा, आपके अंदर में अगर ये फीलिंग नहीं आएगा कि हम पढ़ते हैं, सवाल बनता, आपके पास एनर्जी और कॉन्फिडेंस बनेगा। ये मेरे दोस्त एकदम ये बात याद रखिए, हम कहते हैं कि जिंदगी भर कहीं पढ़ते रहोगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। कहीं भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ो कहीं भी, लेकिन जहां भी पढ़ो वहां से क्वेश्चन डील करो। क्वेश्चंस जितना ज्यादा आप देखोगे उतना ज्यादा आपके ज्ञान खुलेंगे, बुद्धि खुलेंगे, इस थ्योरी को आप वहां पर लागू कर पाएंगे। दुनिया में कितना भी कमा लो, जब उस खर्च करके उसका एंजॉय नहीं कर पाए तो क्या फायदा, कमाते कमाते मर जाएंगे, सब कुछ धरे के धरे रह जाएंगे। इसीलिए कभी पढ़ो तो क्वेश्चन जरूर करिए, ठीक है, और ईमानदारी से बताइएगा कि जो हम पढ़ाते हैं कि आपका क्वेश्चन डील होता है कि नहीं होता है। हाँ, कुछ बात है कि आपको डाउट होता होगा, नहीं पढ़ते होंगे, तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम आपको विश्वास, गारंटी हम नहीं देते, क्योंकि हमारे पास उतना औकात नहीं गारंटी दे देंगे हम, लेकिन ईमानदारी से बताते हैं, जो जो टॉपिक हम आपको पढ़ाए हैं उस टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं के बराबर होता होगा। देखिए, क्वेश्चंस जो एग्जाम वाले पैटर्न है, वो क्वेश्चंस आता होगा, थोड़ा डील करने में दिक्कत होता होगा, लेकिन उसको तो हम लोग क्या प्रॉब्लम के रूप में लेते हैं, ठीक है, जो इस डिस्कशन के रूप में लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो लोकल एक्शन के बाद हम लोग बात करें, अब आता है, अब डैनियल सेल की बात करते हैं। पहले वोल्टाइक सेल के बारे में देखें, अब देखते हैं डैनियल सेल। तो डैनियल सेल में क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। डैनियल सेल की अगर बात करें तो डैनियल सेल में पहले क्या था, वोल्टाइक सेल में
कांच का बर्तन लिए थे, है ना, कांच का बर्तन लिए, कॉपर का एक रॉड लिए, जिंक का एक रॉड लिए। तो इन्होंने, डैनियल साहब ने कहा कि ये जो बर्तन रखे हैं, ढेर सारा सामग्री रखे हैं, सभी का अपना अपना प्रतिरोध होता है, सब में वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब वोल्टेज हाथ से होता है, वोल्टेज हाथ का मतलब वोल्टेज खपत होता है, तब जाके हम लोग को जो बचता है उतना ही वोल्टेज मिलता है। तो क्यों ना इस जो बेवजह से वोल्टेज खपत हो रहा है उसको कम किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग कांच के बर्तन को हटा दें, उस बर्तन के जगह पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है उसी को बर्तन के रूप में ले ले। तो क्या करता है, डैनियल सेल में बर्तन के रूप में कॉपर का ही यूज कर लिया गया। क्या किया गया, यही अंतर है, देखते जाइएगा। अगर अब कांच के बर्तन को छोड़ दिया बेचारा, कहा चलो पुराना हो गया, जमाना कॉपर का आ गया, ताम्र युग आ गया, अब तांबा यूज करिए। तो तांबा जो यूज करेगा, तो तांबा देखिए ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है। एक तो बर्तन के रूप में भी काम करता है, दूसरा धन ध्रुव के रूप में भी काम करता है। और इसके अंदर, इसके अंदर जो है वो अपना क्या, इसमें डाल दिया जिंक, ठीक है, ये अंदर में। तो ये आपका बाहर वाला पॉजिटिव हो गया और अंदर वाला नेगेटिव हो गया। अब इसके अंदर बीच में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। शर्त क्या, ये देखिए बीच वाला पाइप की तरह आपको दिख रहा है, एक खाली जगह कॉपर वाला, फिर जगह है बीच में, उसके बाद इसके अंदर में भी जगह है, दो जगह। एक बड़ा सा पाइप में छोटा सा पाइप घुसा दीजिए और देखिए दो जगह बचेगा, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। अब ये यही काम किया, यहाँ क्या बेनिफिट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब इसमें, देखिए यहाँ पर, अब इसी फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा, ये देखिए ये बाहर से एक लेयर है, ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। कितना, दो इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से सुनिएगा। एक तो यूज करते हैं CuSO4, इसमें बाहर वाला जो लेयर है उसमें यूज करते हैं हम लोग CuSO4, और जो अंदर वाला है उसमें करते हैं H2SO4। याद रखिएगा, अंदर में H2SO4, और जो ये बाहर वाला है पोर्शन, बाहर वाला, इसमें करते हैं हम लोग क्या, CuSO4, ठीक है। और यहां पर जो देख रहे क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय मतलब सूखा, CuSO4 का यूज करते हैं। बोले कहा है सर, जब हम लोग एक ही लिक्विड, एक ही द्रव का यूज कर रहे थे, जैसे H2SO4 का, तो H2SO4 जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो बैटरी उतनी देर के बाद तुरंत वोल्टेज देना, करंट देना बंद कर देगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब H2SO4 आपका डिस्चार्ज हो गया तो इससे क्या होगा, जल बनेगा, लिक्विड बनता है। वही लिक्विड आता है CuSO4 में, कौन, H2। CuSO4 में जो H2 आता है, ध्यान सुनिएगा, CuSO4 में जो H2 आता है, ठीक है, तब फिर से पुनः यह क्या बनाता है, H2SO4 बना लेता है। H2SO4, जो H2SO4 हम लोग को काम में आता है, H2SO4 पुनः बना लेता है, और फिर H2SO4 एक लंबे समय तक वोल्टेज देता है। याद रखिएगा, इसमें एक लंबा प्रक्रिया होता है। ये बैटरी पहले बैटरी की तुलना में, सॉरी, पहले सेल की तुलना में अच्छा वोल्टेज देता है और कंटिन्यू वोल्टेज देने का काम करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पढ़ें, एक चीज लिखा हुआ है, हम आपको थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं कि जब सेलों के सिरों पर सर्किट बनाने के लिए जोड़ा जाता है तो इसके अंदर एक छिद्रदार बर्तन होता है। छिद्रदार बर्तन को पोरस प्लेट के नाम से जानते हैं। आपको अगर केमिस्ट्री में पोरस प्लेट के नाम को अगर नाम सुनाई दे, पोरस, तो पोरस प्लेट या पोरस बर्तन या पोरस पोर्ट का अगर नाम सुनाई दे, तो पोरस पोर्ट का मतलब होता है जालीदार कुर्ती। जालीदार कुर्ती का मतलब समझिए, कोई जालीदार छिद्रदार बर्तन। जैसे देखते होंगे कि जो कोई लोग होता है अंदर में नेट ऊपर से सेट करता है, तो समझ गए, छिद्रदार बर्तन का यूज पोरस प्लेट का कहते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, अब देखिए कह रहा है कि इसमें H2SO4 घुलना शुरू हो जाता है और उससे हाइड्रोजन निकल करके CuSO4 में प्रवेश करता है, और यह H2SO4 क्या करता है, बना लेता है। यहाँ पर जिंक प्लस H2SO4, ZnSO4, हाइड्रोजन निकलेगा, फिर हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा CuSO4 से, ये बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, और आपको इसमें कॉपर अलग हो जाएगा। इस कहानी को यहाँ पर हम डिटेल में दिखाते हैं। वो छोटा सा इमेज है, आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर सब अलग अलग लिखे हैं बाबू, ठीक है। सेल का बाहरी बर्तन किस चीज का बना होता है,
कॉपर का, ध्यान में रखिएगा। सेल का बाहरी बर्तन किस चीज का? कॉपर का बना हुआ होगा। इसके बाद अगर बात करें तो कार्बन का बना बर्तन, कॉपर का बना बर्तन धन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। इसमें आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ही बर्तन का काम करेगा, ना कि अलग से मटेरियल डालेंगे, लॉस होगा, उतना भारी भी होगा। कॉपर सल्फेट का सांद्र विलयन डीपोलराइजर का काम करता है। अब याद रखिए, डीपोलराइजर का मतलब क्या होता है। पहले पोलराइजर देखें। पोलराइजर का मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड पे अगर ध्रुवीकृत होता है, कोई लेयर जमता है, उसे डीपोलराइज का काम करता है। कौन? इसमें CuSO4, इसमें CuSO4 होता है। यहाँ पर देखिएगा। अब यहां से एक बात और देखें तो कह रहा है इसमें दो द्रवीय सेल कहते हैं बाबू इसको। इसमें एक छिद्रदार बर्तन होता है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4, जो जिंक, इसमें अंदर में क्या होता है? जिंक रॉड होता है। और जिंक रॉड किसका काम करता है? ऋणात्मक का। किसका काम करता है? ये देखिए जिंक का रॉड है बीच में और बाहर में कॉपर है। तो अंदर में जो जिंक है वो ऋणात्मक प्लेट का काम करता है। किसका काम करता है? ऋणात्मक प्लेट का, निगेटिव प्लेट का। ये आप जो देख रहे हैं ये डैनियल सेल है। ये वोल्टाइक सेल का सुधरा हुआ रूप है। इसका भी सुधरा हुआ रूप हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है? थोड़ा सा आगे बढ़े। इसमें अगर हम लोग बात करें डैनियल सेल का, सॉरी डैनियल सेल का, तो डैनियल सेल में कह रहा है कि इससे यहां पर, सॉरी इसमें लिखा हुआ, कह रहा है कि इसलिए इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? प्रयोगशाला में करते हैं। प्रयोगशाला में कभी भी वोल्टेज लेवल कम ज्यादा अचानक नहीं होना चाहिए और एक कांस्टेंट वोल्टेज देने वाला आपका सेल होना चाहिए। कांस्टेंट वोल्टेज का मतलब प्रयोगशाला में अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुआ तो समझिए कुछ भी अगर बना दिया जाएगा तो वो गलत चीजें बन जाएंगी, गलत प्रोडक्शन हो जाएगा, जो आपके दुनिया में उसको खराब रिजेक्ट पड़ेगा, खराब इफेक्ट पड़ेगा उसका। इन द सेंस की कह रहा है कि ये जो डैनियल सेल होता है ये दो द्रव्य सेल होता है। दो द्रव्य क्या होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? CuSO4 भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। CuSO4 होता है और कौन होता है? H2SO4। ये दोनों यूज होता है, इसीलिए इसे दो द्रव्य सेल के नाम से जाना जाता है। और पहला सेल जो था जिसका सेल EMF वोल्टाइक सेल का कितना था? 1.1 वोल्ट। लेकिन यहां देखें इसका जो सेल EMF है ये 1.12 वोल्ट, कहीं कहीं 1.4 वोल्ट दिया जाता है। वैसे हम लोग चर्चा करेंगे, जो भी सेल होगा सबके बारे में एक एक करके देखेंगे। इसका सेल EMF कितना? 1.12 वोल्ट, यानी पहले की तुलना में प्रतिरोध के मान को कम करके आपको आउटपुट वोल्टेज का मान क्या कर बढ़ा रहा है? एक सेल का बढ़ोतरी हो रहा है। अब इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम से 6 ओम होता है। क्या होता है? 2 ओम से 6 ओम। बोले क्या है सर? याद रखिए, थोड़ा सा बात हम आपको बताना चाहते हैं। इसके अंदर जो भी मटेरियल है उसका अपना प्रतिरोध जो होता है उसको बोलते हैं क्या? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब होता है स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब इसके अंदर का जो प्रतिरोध है उसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बात को देखिए, ये जो आपका बाहर वाला है ना, इसको बोलते हैं बाहरी प्रतिरोध। बाहरी प्रतिरोध, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी बाहरी प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ? ये देखिए ध्यान से सीखिए। ये जो बाहर में हम लोग लोड लगाते हैं, बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा जो भी लगाते हैं बैटरी के साथ, वो उस लोड को हम लोग बाहरी प्रतिरोध बोलते हैं और उसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। तो कह रहा है कि इसके आंतरिक प्रतिरोध कितना? 2 ओम से 6 ओम। यानी आंतरिक प्रतिरोध के मान को कम कर दीजिएगा तो स्वाभाविक सी बात है आपको जो आउटपुट वोल्टेज है, जो टर्मिनल वोल्टेज है, वो क्या हो जाएगा? वो आपको बढ़ जाएगा, पहले की तुलना में अधिक हो जाएगा। यह है डैनियल सेल की कहानी। इसके बाद जब हम लोग बात करें नेक्स्ट, अब है आपका इसके बाद लेक्लांचे सेल। क्या? लेक्लांचे सेल। ध्यान से सुनिएगा, ये डैनियल सेल का सुधरा हुआ रूप है। अब कैसे सुधरा, क्या हुआ? तो एक ही काम करना है, हर जगह जो लॉसेस हैं, जो आपका क्या कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप है, खपत वोल्टेज, बेवजह नुकसान वोल्टेज हो है, उस
और नुकसान वोल्टेज को जो हो रहा है उसे हम लोग क्या करें, बचाने का कोशिश करेंगे। और वही वोल्टेज जब बचेगा तो आपको टर्मिनल पर अधिक वोल्टता मिलेगा, तब आपका बैटरी अच्छा कहलाएगा। कोई भी बैटरी अच्छा होने के लिए, जो कोई भी सिस्टम में अच्छा तब कहलाता है जब नुकसान कम होता है। प्रॉफिट कब होता है, जब आपके लॉसेस कम होते हैं। तो क्यों ना हम लॉसेस को कम करते हैं, लीकेज को कम करेंगे, आउटपुट आपको ज्यादा मिलेगा। ये स्वाभाविक सी बात है, जनरल बात है। ठीक है, यहाँ सुनिएगा। कह रहा है लेकलांचे सेल की बात करें तो यहाँ ये लेकलांचे सेल में अगर आएंगे तो इस बार थोड़ा सा चीजें बदल चुकी होगी। क्या बदल चुकी है, देखिए क्या बदल चुका है। इसमें जो है, जो पॉजिटिव प्लेट के रूप में ये देख रहे हैं, ये आपको कार्बन का रॉड है। पहले पॉजिटिव प्लेट के रूप में क्या था, कॉपर का। कॉपर ज्यादा हीट होता था, ये नहीं हो रहा है। लेकिन जो निगेटिव प्लेट है बाबू, वो जिंक रॉड है। क्या, जिंक, जिंक रॉड है। ठीक है, पोरस पोर्ट यानी इसके अंदर छिद्रदार युक्त बर्तन है। इसमें क्या क्या डाला हुआ है ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर में जो पोरस पोर्ट है, जो सबसे अंदर वाला भाग है, उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 डाले हुए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत बार पूछा जाता है कि लेकलांचे सेल में डीपोलराइजर के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग करते हैं। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 ये लेकलांचे सेल में डीपोलराइजर का काम करता है। किसका काम करता है, डीपोलराइजर का काम करता है। और इसके अंदर ये जो MnO2 होता है, ये पाउडर के रूप में डाला जाता है। और ये इसका जो बर्तन होता है, ये ग्लास का होता है, शीशे का होता है। और याद रखिए, इसी में डीपोलराइजर के रूप में तो मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया, लेकिन इसके अंदर जो रासायनिक विलयन या इलेक्ट्रोलाइट का आप प्रयोग करेंगे, किसका, विद्युत अपघट्य जो उपयोग करेंगे, वो होगा NS, ये क्या, NS अमोनिया, NH3 यानी अमोनिया का यूज करेंगे। तो याद रखिएगा, लेकलांचे में विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनिया यूज करते हैं, और डीपोलराइजर के रूप में MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर यूज करते हैं। बोले कहा है सर, देखिए जब पाउडर का क्या कहानी है, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है जलीय विलयन में, तब उसके जो जल होते हैं वो MnO2 में चला जाता है। वो उसे एब्जॉर्ब करके या बाहर से भी नमी एब्जॉर्ब करके फिर से अभिक्रिया को चालू करवाता है। ये बड़ा अच्छा सेल होता है। यानी वोल्टाइक सेल और डैनियल सेल की तुलना में लेकलांचे सेल थोड़ा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि इसका आउटपुट पिछले दोनों सेलों की तुलना में थोड़ा सा अच्छा वोल्टेज देता है। अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसकी पूरी कहानी पर हम लोग चले तो लेकलांचे सेल में करा कि इसमें कांच का बर्तन होता है। हमने हर बार शुरुआत में ही कहा था कि भाई बर्तन किसका होगा, इलेक्ट्रोड किस चीज का होगा, किस पदार्थ का होगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आप क्वेश्चन जाके उल्टाओ ना, मिलेगा एक साथ। हो सकता है कि सीरियली बाय सीरियली जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप पलटाओगे क्वेश्चंस को, पेज में खोजोगे क्वेश्चन लगाने के लिए, तो जरूर कहीं ना कहीं ये बात आपको मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़िए। इसी बात में जो चर्चा की करा, इसमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, याद रखिएगा इसमें किसका प्रयोग होता है, अमोनियम क्लोराइड। कभी भूलना नहीं कि इसका अमोनियम क्लोराइड का घोल होता है, जिस पर पारा, याद रखिए, जिस पारा में डुबोया हुआ जिंक, क्या बोले थे, कार्बन का रॉड तो है और जिंक है जो पारा में डुबोया हुआ होता है। पारा में क्यों डुबोते हैं, याद होगा, अभी जस्ट बताएं थोड़ी देर पहले कि जिंक को पारा में क्यों डुबोया जाता है, कि जिंक के ऊपर पारा यानी Hg का लेप चढ़ जाने से जो भी अशुद्धि होगा उस पर नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा। और कोई भी अशुद्धि का लेयर अगर किसी भी इलेक्ट्रोड पे जम जाएगा तो उसके प्रतिरोध के वैल्यू को बढ़ा देगा। क्या करेगा, प्रतिरोध के वैल्यू को बढ़ा देगा। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। अब यहां पर अगर बात करें तो यानी पारा का लेप चढ़ाते हैं अमलगमेशन करने के लिए, और ये अभिक्रिया अमलगमेशन करने का उद्देश्य क्या होता है, अमलगमेशन करने का मतलब होता है लोकल एक्शन, स्थानीय क्रिया के जो दोष है उसको कम करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सब बिंदास। आइए, अब मरकरी प्लेटेड जिंक रखते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो कह रहे थे पहले ही हम आपको बताएं कि MnO2
MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड का डीपोलराइजर का प्रयोग करते हैं। किसका? अमोनियम क्लोराइड में जो हम लोग यूज करते हैं MnO2, याद रखिए सबसे ज्यादा कि मैग्नीज डाइऑक्साइड डीपोलराइजर का काम करता है। किसमें? लेकलांचे सेल। लेकलांचे सेल की बात करें तो लेकलांचे सेल में जिंक रॉड ऋणात्मक का काम करता है, ऋणात्मक क्षण का, और कार्बन रॉड धनात्मक क्षण का काम करता है, जो हम अभी आपको बता चुके। इसके बाद हम लोग बात करें, इसमें कह रहा है कि इस सेल में डीपोलराइजर दूर नहीं किया जा सकता है। मतलब याद रखिएगा कि जो पोलराइजेशन है उसको कम नहीं किया जा सकता है। यह सेल थोड़े थोड़े देर पर करंट देने के लिए उपयोग किया जाता है। थोड़े थोड़े देर का मतलब क्या हुआ? ये सेल पहले यूज करते थे, अब ऐसा कहानी जहां जहां भी होगा वहां हम लोग कर सकते हैं। इससे पहले क्या होता था? पीसीओ हुआ करता था, फोन आता था किसी का, दिल्ली पंजाब से या अदर अदर जगह से आपको फोन आता था, तो जो पीसीओ बैठाया हुआ था उसी यहाँ फोन आता, लोग बैठा रहता था 1 घंटा, बेटा का फोन आएगा, किसी के बॉयफ्रेंड का फोन आएगा, किसी गर्लफ्रेंड का फोन आएगा, एकदम टाइम टू टाइम बैठा रहता है, 9 बजे फोन करेंगे एग्जैक्ट, तो 9 बजे जाके बैठा रहता था वहां। उस समय क्या हो, जब फोन आया, बात करना चालू किए, उस समय ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है। तो उस समय करंट जा रहा है, जैसे फोन कट हो गया, न्यूट्रल मोड में चला गया, तो वहां पर वोल्टेज या करंट कम खपत होता है। अभी भी आप देखिए ना, मोबाइल पे जब बात करोगे, वीडियो कॉलिंग करोगे तो और बैटरी लो होगा, नहीं इंटरनेट करोगे तो थोड़ा कम होगा बात करने की तुलना में। अब इंटरनेट को बंद कर दो तो बैटरी और कम खत्म होता है। लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं वो लिथियम बैटरी है, उसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। दुनिया में जितने भी प्रकार के बैटरी और सेल अपडेट तक आया है, उस पर अपडेट चीजें जो इलेक्ट्रिक कार वगैरह भी आए, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और इतना अच्छा और इतना सस्ता टॉपिक है कि आपको सिर्फ इसमें केवल और केवल देखना है और पढ़ना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल बेल बजता है, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। टेलीफोन, पहले जमाने के टेलीफोन, ऐसे ऐसे जगहों पे थोड़े थोड़े देर करंट लेंगे। क्वेश्चन क्या पूछेगा? थोड़े थोड़े देर के लिए करंट लेने के लिए कौन सा सेल का यूज करेंगे, कौन सा सेल का यूज करेंगे? तो कह रहा है वहां पर हम लेकलांचे सेल का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? लेकलांचे सेल का। अब देखिए, लेकलांचे सेल में जो सुधारा गया, तो वोल्टेज बढ़ के कितना हो गया? 1.45 वोल्ट। कितना हो गया? 1.45 वोल्ट। यानी इसका आंतरिक प्रतिरोध घट करके क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसके साइज पर निर्भर करता है, ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो ये जो लेकलांचे सेल है, ये किसका? डैनियल सेल का सुधरा हुआ रूप है, और इसका रेजिस्टेंस 1 ओम से 5 ओम के बीच हो गया। और इससे पहले जो हम लोग सेल देख रहे थे, उसका जो रेजिस्टेंस था वो 2 ओम से 6 ओम तक के बीच था। तो रेजिस्टेंस का मान ऑलरेडी कम हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है प्रतिरोध का मान कम होगा, तो उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है, खपत वोल्टेज, वो कम होगा, लॉसेस कम होंगे, तो आउटपुट आपको अधिक मिलेगा, यानी बैटरी के टर्मिनल पर वोल्टेज आपको अधिक मिलेगा। ये बातें समझ में आई सभी लोगों को? ठीक है, ये है आपको लेकलांचे सेल की कहानी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है ड्राई सेल। तो ड्राई सेल हम लोग अभी आज नहीं देखेंगे, ड्राई सेल नेक्स्ट देखेंगे। और जैसे ड्राई सेल हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे अपडेट सेल जो है ड्राई सेल ही माना जाता है। तो ड्राई सेल के बाद हम लोग देखते हैं क्या, सॉरी, लेकलांचे सेल के बाद ड्राई सेल देखते हैं। जो आजकल बैटरी यूज करते हैं, उसमें क्या पहले हुआ करता था, फिर बाद में क्या हो रहा है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। अब किसी को दिक्कत है, कोई कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमें बोलिए, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हम बीच में आप लोगों से कोई हंसी मजाक बात इसलिए नहीं करते हैं कि इसलिए भी लड़के यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकते हैं, उसको रोमांस वाली बातें करें तो मजा आता है। मेरे दोस्त, पढ़ाई ठीक है, हम मानते हैं कि इसी तरह से पढ़ना चाहिए, लेकिन ये भी होना चाहिए ना कि पढ़ाई के दौर में पढ़ाई का हर बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए, कुछ कहना है किसी को जिसका खिलौना वाला में आपको देखेंगे, देखिए अलग अलग प्रकार का खिलौना वाला होता है। खिलौना वाला में ड्राई सेल का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और कई खिलौना ऐसे होते हैं जिसमें मरकरी सेल का यूज करते हैं। छोटे छोटे खेल, जैसे आपका
मोबाइल अगर यूज करते हैं, छोटा खिलौना वाला मोबाइल, चलो छैया छैया छैया, उसमें मरकरी सील होता है। और जब रिमोट कंट्रोल वाला आजकल गेमिंग वाला यूज करते हैं, तो उसमें आपको ड्राई सील यूज होता है। वो अलग अलग बात करते हैं। थोड़ा थोड़ा बर्थडे, क्या थोड़ा थोड़ा बर्थडे से में सैड हो जाए कीजिए। हाँ समझ गए, ठीक है, ताकि नोट भी कर सकें। जी, हम भूल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा बोल भी दिया करिए। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रेगुलर पढ़ रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, तो बेनिफिट जरूर मिल रहा होगा। और एक ही रिक्वेस्ट है कि आप भी पढ़ते हैं, तो हमारा, आप अगर कुछ सीख रहे हैं मेरे से, कुछ भी बेनिफिट अगर आपको हो रहा है, तो आप जरूर अपने दोस्तों को रेफर कर सकते हैं। और याद रखिए, बार्क और इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आ चुकी है, और बहुत जबरदस्त तरीके से वैकेंसी आई है। आप देखिए, इसरो में भी वैकेंसी आ चुकी है। बहुत मेहनत से पढ़िए, लगातार वैकेंसी आईटीआई में आती रहता है। कोई भी आदमी आपको डरा देता है कि एक एक सीट, दो सीट, तो याद रखें मेरे दोस्त, यहाँ करोड़ का भीड़ भी नहीं है। 10,000 लड़कों में से कोई 100 सीट की बात हो, तो यहाँ पर उसके मुकाबले में भीड़ कम है। करोड़ों छात्र फॉर्म भरते हैं 1000 सीट के लिए, 500 सीट के लिए, लेकिन यहाँ पर 5 सीट ही मान लीजिए, तो बहुत सारे लड़के भी तो फॉर्म नहीं भर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपका क्लास हमको बहुत अच्छा लगता है सर जी। क्या कहते हैं, सदानंद कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगने से नहीं होगा, जो चीजें अच्छी लगती है उसे ग्रहण करना पड़ता है, अच्छाई को आपको प्राप्त करना पड़ता है, उसमें के लिए टाइम देना पड़ता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये बात तो मुझे अच्छा लगता है। क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन कुमार, छोटा जो व्हाइट होता है वो कौन सा सील होता है? ये देखो, कौन है हर्षवर्धन? देखो बाबू, छोटा जो व्हाइट सेल होता है, अब यहाँ तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं। छोटा जो व्हाइट होता है, छोटा जो व्हाइट वाला सेल होता है, वो मरकरी सेल भी होता है और सिल्वर ऑक्साइड सेल भी होता है। आगे पढ़ाएंगे यार, अभी क्या बहस करेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी क्लास हमारा है, तो हम आज यहीं छोड़ेंगे, फिर मिलेंगे आपसे। ये जो आपका थ्योरी वाला पार्ट है, पिछली क्लास आपके लिए मिस हो चुका था, मंडे वाला, आज ट्यूजडे है। और कोशिश करते हैं कि एक दिन और होगा तो पढ़ा देंगे आपको सेल। ठीक, उसके बाद क्वेश्चंस अपना चलता है। ये जो प्रोसीजर ये चल रहा है, हम कोशिश रह रहा है कि आपको लेकर चलते चलेंगे। ठीक, इसी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट सभी को, बेस्ट ऑफ लक, लव यू टू ऑल। पढ़िए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी में दुख इस तरह आते रहते हैं, पड़ोसी का काम, शादी विवाह, मरनी, कोई मर जाता है, किसी की बड़ी मम्मी, किसी के छोटे मम्मी, कोई रिलेशन, दोस्त यार, यार जो चला गया वो चला गया। आप जाइए, संतावना दीजिए, लेकिन पूर्ण रूप में अपने समय को बर्बाद नहीं कीजिए। हम यही कहते हैं, जो समय बीत जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है, फिर आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। और दुनिया में कोई आपको, अभी अच्छा कह रहा है ना मेरे दोस्त, जब आपके पास कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं करोगे, तो आपके सामने भले ही ना बोले, लेकिन दूसरों को कोई काम नहीं मिलता है, फालतू का है, ये बात कहेगा। और जब आपको सुनाई देगा ना, तब आपको तकलीफ क्यों होती है? कि आपने उसके लिए पूरा समय दिया, वो व्यक्ति 1 मिनट में, एक झटके में, थोड़ी सी मिस्टेक के बाद आपको कोई वैल्यू नहीं दिया, आपके बारे में दूसरों के प्रति गलत कह दिया। क्या मतलब बनता है? आप ऐसे करो कि आप गलती भी करो, उसका हिम्मत ना हो कि आपके बारे में गलती कहे। क्यों? कि उसको पता है कि अगर हम गलत कह देंगे तो उससे हमारा कुछ मिलने वाला नहीं है। एक स्वार्थ, आप किसी के स्वार्थ में नहीं, आपसे किसी का स्वार्थ बना रहे, ऐसा काम जिंदगी में करिए। ये यही कहेंगे। रिक्वेस्ट है सभी लोगों का, पढ़ाई करिए, और जो पढ़ाते हैं ना, एक बार आप टॉपिक का क्वेश्चंस बनाइए। दिक्कत नहीं होता तो हमें लगता है कि अगर बहुत दिक्कत, डिस्टर्बेंस है, तो आप मेरे पास आ जाइए। हम अपनी गाइडलाइन में आपको टाइम टू टाइम आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के भी जाते हैं, हमने किसी को नहीं कहा कि भाई आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मत लाओ। मुझे टाइम कम था, आज भी किसी कोई दोस्त अगर आपका पढ़ रहा है तो आप पूछ लीजिए कि हम उन बच्चों को जो तैयारी करता है, जी जान से मेहनत करता है, हम उसको अपने आस-पास में देख लेते हैं, लगातार मेहनत करता है, तो उसके लिए पर्सनल टाइम अपने कोचिंग में देते हैं, अभी भी दे रहे हैं हम। और पहले भी देते थे, कुछ समय हम नहीं दे पा रहे थे, बहुत सारे काम होते हैं, तब जब लोड बढ़ जाता है, या आप ही लोगों का एग्जाम हो जाता है, स्किल हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, ये तब हम आपको टाइम नहीं दे पाते। अन्यथा पूरी सस्ता, क्या कहते हैं, सस्ता से सस्ता सिस्टम अवेलेबल कराया गया आपके लिए। क्योंकि हम लोग मिडिल फैमिली से आते हैं, गरीब गुरबा छात्र रहते हैं भाई, नौकरी लेना होता है और आईटीआई पर नौकरी खोज रहे होते हैं। सोचिए,
कोई आईआईटी करता है और हम आईआईटीआई पर, लेकिन हाँ इस बात का विश्वास दिलाते हैं, आईआईटी वाला घूमता हुआ रह सकता है, लेकिन आईआईटीआई वाला घूमता हुआ रह जाए ये शर्म की बात है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। कोई बात नहीं, जो नहीं आ सकते हैं वहीं से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, जो कहते हैं उसको फॉलो करिए, बस और कुछ नहीं कहेंगे। इसीलिए तो इस क्लास को चला रहे हैं। जो पढ़ना नहीं आ सकते हैं वो वहीं से पढ़ें, लेकिन ईमानदारी रूटीन के साथ पढ़ें। जिस तरह से क्लास को परफॉर्मेंस आप करते हो, घर पे वही परफॉर्मेंस करिए। ठीक है, अगर आपको कुछ होता है तो हमें भी खुशी होती है, हम यहाँ पर अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं आपके लिए, पूरी आपके बारे में ये कह सकते हैं कि यहाँ डिसिप्लिन में रह करके कहीं से भी कुछ किया जा सकता है। अब क्लियर, अगला जो अपना सेल के बारे में देखने वाले हैं, हम लोग पीछे देख चुके थे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो क्लास होगा अपना वो होगा लेक्लांचियस सेल के बाद ड्राई सेल। ये जो हम लोग पढ़ रहे थे वो प्राइमरी सेल यानी प्राथमिक सेल का प्रकार पढ़ रहे थे, और अभी जो हम पढ़ने वाले आज के सेशन में वो होगा ड्राई सेल। ड्राई सेल यानी शुष्क सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क सेल। शुष्क सेल में पहले वाले सेल की तुलना में ज्यादा वोल्टेज मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि शुष्क सेल में जो लॉसेस हैं, जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का वैल्यू है वो कम होने वाला है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट लगाएंगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, उसके भी प्रतिरोध पिछले वाले प्राथमिक सेल की तुलना में थोड़ा कम है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखें हम लोग, तो कह रहा है कि ये जो है लेक्लांचियस सेल जो है ये ड्राई सेल, लेक्लांचियस सेल के सुधरे हुए रूप को ड्राई सेल कह सकते हैं। क्या सुधारा? तो लेक्लांचियस सेल में दो द्रव थे, लेकिन थोड़ा सा गीला थोड़ा सा सूखा था। इसमें सारे चीज पाउडर के रूप में लिए गए। क्या? अमोनियम क्लोराइड पीछे वाले सेल में भी आप देखें, और यहां भी अमोनियम क्लोराइड मिलाया जा रहा है, और MnO2 पिछले वाले सेल में भी था, यहां भी MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया गया है। लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्राई सेल का जो एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो किस चीज का बना होता है? ये बना होता है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो बना होता है कार्बन का। किसका बना होता है? कार्बन का। ध्यान से सुनिएगा, किसका? कार्बन का बना होता है। अगर यहां आएंगे तो इसके नीचे जो निगेटिव प्लेट होता है वो जो एल्युमिनियम की तरह दिखता है, एक्चुअली में वो जिंक होता है। क्या होता है? नीचे जो आप देखते हैं वो होता है जिंक। जिंक मतलब जस्ता, और याद रहे कि जिंक और जस्ता की बात करें, जेडन की बात करें, तो जेडन जब भी उपयोग में लाया गया है, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, वहां पर निगेटिव यानी ऋणात्मक ध्रुव के रूप में प्रयोग किया गया है। समझ रहे बात को? ये जो ड्राई सेल है ये कोई लिक्विड बाहर नहीं छोड़ता। पहले के ड्राई सेल में क्या होता था, कुछ दिन चलाते थे, पानी या गीला हो जाने की वजह से खराब हो जाता था। अब इसके ऊपर क्या, सब मेटालिक शीट लगा दिया गया, मेटालिक जो मटेरियल डाला गया, अब खराब नहीं होता, वो पानी नहीं छोड़ता जब तक ये लास्ट रहेगा। इसके बाद ये काला काला एकदम राख की तरह हो जाता है इसके अंदर में, ये आप लोग देखे होंगे। ठीक है, और इसके जो जिंक वाला जो नीचे वाला गोल वाला है ना, उसका काम क्या बच जाता है? हम लोग बचपन में क्या करते थे, दो गो छेद करते थे इसमें, घुसा करके इसको एकदम पूरा घेरने की तरह नचाते थे, और कोई पेड़ के पत्ते के पास ले जाके उसे काटते थे, आरा मशीन की तरह, है ना। बहुत ही जबरदस्त आवाज करता था, कभी कभी जबरदस्त खींचने के बाद इतना घूमता था कि उंगली भी कट सकती थी, सुपर फास्ट चलता था। ठीक है, वो किसका था? जिंक यानी जस्ते का। आइए ड्राई सेल की बात करें, ये अपना प्राइमरी सेल का चौथा सेल हम लोग देखने जा रहे हैं। कह रहा है कि इसमें जिंक का बर्तन ऋणात्मक प्लेट, यानी जिंक जो है वो ऋणात्मक प्लेट का काम करेगा, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल का काम कर रहा है, ये कार्बन का बना होता है, ये इलेक्ट्रोड कार्बन का बना होता है। धनात्मक इलेक्ट्रोड जो है वो किस चीज का बना होता है? कार्बन का। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ होता है, जैसे हम लोग H2SO4 यूज करते थे, CuSO4 यूज करते थे, वो गीला होता था। लेकिन यहाँ क्या हुआ? सूखा, ड्राई यानी पेस्ट की तरह, पूरा सूखा भी नहीं, पेस्ट मतलब फेयर लवली होता है ना, एकदम फेस वॉश जो देखे हो गार्नियर का, वो जेल है आपका,
ठीक है, टूथपेस्ट जो यूज करते हो, कह रहा है इसमें इलेक्ट्रोलाइट किसके तरह होता है, पेस्ट के तरह होता है, पेस्ट के तरह। याद रखिए पेस्ट के तरह वाला क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है और आपका टर्मिनल वोल्टेज देते रहता है। जब वो सूखा हो जाता है, जब पेस्ट सूख जाता है तब क्या होता है, कह रहा है जिंक क्लोराइड इसके अंदर डाला होता है, क्या जिंक क्लोराइड, जिंक रहता है केसी और ये क्लोरीन है, जिंक और क्लोरीन मिलकर के जिंक क्लोराइड का निर्माण करता है। और ये जिंक क्लोराइड वातावरण से नमी सोख कर उस सूखे हुए जेल जो सूख जाएगा उसमें फिर से मॉइस्चराइज करके नमी करके पानी की मात्रा को उसमें एब्जॉर्ब करा देगा। पुनः वह सेल फिर कुछ देर तक चार्ज होके चलेगा, जब तक उसका औकात रहेगा चार्जिंग अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया करने का, तब तक वो लास्ट टाइम तक आपको चार्ज में रहेगा। कह रहा है कि वातावरण से नमी अवशोषित करके इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है, गीला करने का काम करता है जिंक क्लोराइड, यानी जिंक क्लोराइड ZnCl। ठीक, ZnCl2 की बात करें, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इस सेल का जो सेल ईएमएफ है, वो देखिए पीछे के सभी सेल से क्या ज्यादा है, 1.5 वोल्ट। एक सेल का जो सेल ईएमएफ है, यानी एक सेल जो वोल्टेज देगा ना, वो कितना देगा, 1.5 वोल्ट देगा। कह रहा है कि इसका आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0.1 ओम से 0.5 ओम तक होता है। स्वाभाविक सी बात है, जिसका प्रतिरोध 1 ओम से 5 ओम से घट करके 0.1 से 0.5 ओम तक रह जाता है, वो पूरी की पूरी यानी लगभग आपको आउटपुट वोल्टेज दे देगा। उसके अंदर में रेजिस्टेंस और करंट की वजह से कोई खपत वोल्टेज नहीं होगा। रेजिस्टेंस और करंट की वजह से मतलब ये हुआ कि उसके अंदर का करंट और उसके अंदर के रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, खपत वोल्टेज होगा, थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। अगर अंदर में खपत कम होगा तो बाहर में आउटपुट में यानी टर्मिनल पर वो अधिक वोल्टेज देगा आपको। ठीक है, याद रखिएगा। यह ड्राई सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग आप करते हैं रेडियो सेट में करते हैं, इसका उपयोग इलेक्ट्रिक बेल में करते हैं, इसका उपयोग टॉर्च में करते हैं, इसका उपयोग हॉर्न में करते हैं। ये सब जगह जो रिमोट में करते हैं, इस सब का प्रयोग करते हैं ड्राई सेल। जो आपको पेंसिलिन बैटरी होती है वो ड्राई सेल होता है, रेडियो सेट में थोड़ा मोटा बैटरी होता है। ठीक है ना, ये सब के सब ये आपके पास दिख रहा है, यही आपका क्या, आपका ड्राई सेल है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ी। इसके बाद कह रहा है कि अच्छे सेल की विशेषता क्या होनी चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि सेल की जो विशेषता है, जो क्वालिटी होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात, अच्छे सेल की विशेषता होना चाहिए कि वो आपको कांस्टेंट वोल्टेज दे। ठीक है, कह रहा है कि अधिक और कांस्टेंट वोल्टेज, यानी जो सेल अधिक वोल्ट, हम लोग क्या चाहते हैं, वोल्टेज अधिक से अधिक दे और अधिक नियत समय तक कांस्टेंट वोल्टेज दे। ऐसा नहीं कुछ देर हाई वोल्टेज तुरंत डाउन होकर कम वोल्टेज दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान से देखें, कह रहा है कि एंड करेंट अधिक और कांस्टेंट वोल्टेज, याद रखिए यहाँ कोमा होना चाहिए, ये गलत है। अधिक और कांस्टेंट वोल्टेज और करंट दे। हाई, देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ तो गलत आ गया ना, हाई एंड कांस्टेंट वोल्टेज एंड करंट, यानी कि याद रहे कि हाई वोल्टेज दे और कांस्टेंट दे, कांस्टेंट का नियत रूप में दे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब दूसरा बात, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका लो होना चाहिए, उसका करंट जो है वो हाई होना चाहिए। दूसरी बात, सबसे पहले पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए। पोलराइजेशन आपको बताए थे, किसी भी इलेक्ट्रोड पर बबल्स या गंदगी के कारण क्या होता है, एक लेयर जम जाता है। उस लेयर का मात्र उद्देश्य क्या है, लेयर जम जाने का उद्देश्य है कि उस पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाना, प्रतिरोध का मान बढ़ जाना। तो स्वाभाविक सी बात है, प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब पोलराइजेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरा बात, सस्ता और टिकाऊ होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इतना महंगा मटेरियल लगा दें, इतना महंगा उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दें कि पता चले कि आपको महंगा पड़ जाए। तो महंगा नहीं होना चाहिए, किसी भी इलेक्ट्रिक सिस्टम में सस्ता और टिकाऊ होना चाहिए। अब इसका मतलब इतना भी सस्ता नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक सिस्टम में सामान जब आगे बढ़ेंगे तो सस्ता सामान इलेक्ट्रिसिटी में खरीदना नहीं चाहिए, चीप एंड बेस्ट खरीदिए। ठीक है,
केला भले खरीद लीजिए सस्ता, खाना थोड़ा सस्ता खा लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का सामान आप सस्ता मत लीजिए, क्योंकि अगर आपके घर में सस्ता सामान जाएगा, अगर शॉर्ट सर्किट होगा, आग लगेगा, तो घर बर्बाद, घर में कभी कभी लोग बर्बाद, बर्बाद क्या, बचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कांस्टेंट वोल्टेज करा। और एक बात याद रखिए, ये सारी चीज तो समझ गए, ये विशेषताएं होनी चाहिए। अब हम लोग चलेंगे इस क्रम से आगे बढ़ते हैं, सेल के बारे में पढ़ें, प्राथमिक सेल कितने प्रकार के होते हैं ये भी देखें, और इसके बाद जो हम बताने वाले हैं वो है सेलों का कॉम्बिनेशन, सेल को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब आइए सेलों का कॉम्बिनेशन हम लोग देखने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अब आपको डेली बाय डेली आगे आने वाले समय में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। जब आप क्वेश्चन बना रहे होंगे, अभी कम क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा टॉपिक जितना पढ़े उससे। अब इस टॉपिक को जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जब कंप्लीट होता है, तब आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगते हैं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं इसमें कोई दम नहीं है। अगर आप सही से देखेंगे तो आपको टफ इसलिए लग रहा होगा कि आप एक बार देखें फिर भूल गए, ऐसा नहीं करना। आइए करें, सेलों का कॉम्बिनेशन जो है वो तीन तरीके से हम लोग करते हैं। एक करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दूसरा करते हैं क्या, सेलों का समांतर संयोजन, तीसरा कहते हैं समांतर और पैरेलल, यानी सीरीज पैरेलल दोनों। ये कौन सा कंडीशन ऐसा होता है, सीरीज में क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता होती है सीरीज में करने का, क्या जरूरत पड़ता है पैरेलल में कॉम्बिनेशन में करने का। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिए। अब यहां पर देखिए कि ये कह रहा है कि पहला कॉम्बिनेशन है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, और ध्यान से सीखना है इसको। ठीक है, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, यहां पर देखेंगे आप तो सबसे पहली बात कह रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन की अगर बात करें, यहां देखिए फिगर हम आपको दिखाते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का। ये जो सेलों का कॉम्बिनेशन है ये श्रेणी क्रम में है। कैसे है श्रेणी क्रम में, कि ये इसका पॉजिटिव, ये इसका निगेटिव। जैसे ये सेल है ना, इसका पॉजिटिव सिरा सेल के दूसरे से निगेटिव से, और इसका पॉजिटिव आगे वाले के निगेटिव से, और इसका पॉजिटिव आगे वाले के निगेटिव से, यानी हर समय पोलरिटी जो अंतर है वो एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम बोलेंगे। ठीक है, अगर इसको यहाँ पर सर्किट डायग्राम की बात करें, ये देखिए इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से, और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से, इसका पॉजिटिव पीछे वाले के निगेटिव से जुड़ेगा। अब यहाँ जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ये चिन्ह, सर ये क्यों है, ये बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है। हमने कहा था किसी भी सेल के अंदर जो भी पदार्थ, जो भी मटेरियल हम लोग देते हैं, उस मटेरियल का प्रतिरोध जो होता है, उस प्रतिरोध को हम लोग सूचित करते हैं आंतरिक प्रतिरोध, यानी स्मॉल आर, यानी आंतरिक प्रतिरोध का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, समझे बुआ, ये स्मॉल आर होगा। अब ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ यहाँ पर, यह बाहरी प्रतिरोध, जैसे यहाँ पर बल्ब लगाना, पंखा लगाना, ट्यूबलाइट जो भी लगाओ, उस प्रतिरोध को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी बाह्य प्रतिरोध। ये कॉम्बिनेशन करने का उद्देश्य क्या है, आप लोग जानते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़े हैं कि श्रेणी क्रम में सभी शाखा का वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होना चाहिए, या सभी शाखाओं का वोल्टेज जो होगा, टोटल वोल्टेज जो होगा उसको योग के बराबर होगा। योग मतलब सम ऑफ होगा, यानी इसका वोल्टेज ईएमएफ ई है, इसका ईएमएफ ई है, इसका ईएमएफ ई है, यानी इसके ईएमएफ यानी वोल्टेज की बात करें तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, जुड़ के मिलता है। अगर आपको एक सेल पर कोई डिवाइस नहीं चल रहा है, अधिक वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, तो दो सेल को अगर आप जोड़ेंगे अधिक वोल्टेज के लिए तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। एकदम सामान्य लाइन समझिए कि जब आपको अधिक वोल्टता की आवश्यकता होती है तो सेलों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, सेलों के कॉम्बिनेशन को जोड़ते हैं कैसे, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्या, सीरीज वाइज जोड़ते हैं। अभी बहुत सारी चीज हम सीखने वाले हैं। अब पहला बात ये कह रहा है कि जो परिभाषा लिखा है कि जब सेलों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि सेल का टर्मिनल दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता से टर्मिनल से जुड़ा हो, यानी सेल का विपरीत ध्रुवता का मतलब ये पॉजिटिव है तो निगेटिव वाला से जुड़े, और ये निगेटिव वाला तो इसके पॉजिटिव वाला से जुड़े। विपरीत ध्रुवता तो यही होता है, अपोजिट पोलरिटी यही होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
तो यहां पर देखें, ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, ये है आपका क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। अधिक वोल्टता के लिए हम लोग बैटरी को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पर जब हम लोग बात करें, कह रहा है कि अर्थात एक सेल का धनात्मक दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से जुड़ेगा तो वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। यहां देखिए, इसका उपयोग करिए जब दिए गए सेल के अपेक्षा, दिए गए सेल के अपेक्षा मतलब अगर एक सेल है ना, ये इसका वोल्टेज अगर ई है, मान लीजिए 2 वोल्ट, आपका डिवाइस चलता है 5 वोल्ट पर, तो 2 वोल्ट पे नहीं चलेगा ना, तो 5 चाहिए, तो 2 वोल्ट इसका, 2 वोल्ट इसका, 1 वोल्ट इसका ले लेंगे, यानी 3 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ देना है कि नहीं। ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन। एक ही लाइन याद रखिएगा, अधिक वोल्टता की आवश्यकता होती है तो बहुत सारे सेलों को हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजन में जोड़ते हैं। चलिए इसके बाद आगे बात करें। अब दूसरा कंडीशन और होता है, क्यों जोड़ते हैं, या देखिए, अगर जब बाहरी प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से, जब बाहरी प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर की अपेक्षा अधिक होती है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जरा सा बात समझा देते हैं। ये देखिए, यहां पर अगर सेल है ना, अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है यहां पर, ठीक है, और बाहरी रेजिस्टेंस जो हम लोग आर लगाते हैं, इसका वैल्यू आर से अधिक अगर कैपिटल आर का वैल्यू है, यानी इसका प्रतिरोध से ज्यादा लोड वाला अगर लगाए हो, तब आपको उसमें करंट जाने के लिए अधिक वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी, तब इसे श्रेणी क्रम में लगाएंगे। ऑप्शन में आपको ये जो दिख रहा है, ये आपको हमेशा याद रखिएगा। कब जोड़ेंगे, जब बाहरी प्रतिरोध अधिक हो और आंतरिक प्रतिरोध कम हो, तो सारे आंतरिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो अंदर का प्रतिरोध जुड़ जाएगा। श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस को हम लोग जब जोड़ते हैं, ठीक है, आर 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 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3R, रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ठीक है, सेल की वैल्यू अगर डिफरेंट हो, डिफरेंट सेल को भी अगर आपको जोड़ना हो तो भी आपकी आवश्यकता के अनुसार जोड़ना है। अगर आपको डिफरेंट सेल में एक 4 वोल्ट का है, एक 5 वोल्ट का है, आपको 10 वोल्ट चाहिए तो 4 और 5 9 हो जाएगा, 4 वोल्ट का और श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। ये समान है, इसका मतलब ये मत समझिए अलग वोल्टेज भी हम जोड़ सकते हैं। मान लीजिए 1 वोल्ट में, एक सेल में 5 वोल्ट है, उससे काम नहीं चल रहा है और आपको 5 वोल्ट चाहिए, 4 वोल्ट चाहिए, तो 4 वोल्ट का श्रेणी क्रम में लगा दीजिए। अब अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रकार से जुटेगा। ठीक है, आइए, अब ये लाइन जो है वो बहुत ही वीवीआई है। किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठेंगे या कोई भी क्वेश्चन खोल के देखिए सेल एंड बैटरी में, ये क्वेश्चंस और ये लाइन आपको लिखा हुआ मिलेगा। किसी भी प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न को उल्टा कर देखिए, उसके सेशन में ये चीजें आपको दिखने को जरूर मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़िए। अब इसके बाद कह रहा है कि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन में जब आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए मिलेगा या फार्मूला आपको एग्जांपल में पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो कैसे कॉम्बिनेशन जोड़ेंगे। आइए, सबसे पहला एकदम ध्यान से देखिएगा, इन चीजों को, इसमें कुछ दम नहीं है। जिस तरह से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं ना हम लोग, उसी प्रकार से यहां पर दिया गया है। देखिए, ये जो आपका 3 प्रकार का 3 सेल है ना, इसका एक सेल का ईएमएफ है ई, सभी का समान ईएमएफ है, यानी समान वोल्टेज है, और सेल समान है तो आंतरिक प्रतिरोध जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना इसका होगा। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं कि ये क्या है, 3 सेल है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि ये जो बाहरी प्रतिरोध है ना, ये वाला, ठीक है, इसमें आने वाली करंट कितना होगा। ये जो करंट है इसमें आई का वैल्यू कितना होगा। एक बात जानिए, आई बराबर क्या होता है, इसमें टोटल करंट की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस बटे टोटल वोल्टेज, ये हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला जानते हैं। टोटल रेजिस्टेंस बटे टोटल वोल्टेज, सॉरी टोटल, आई बराबर से उल्टा लिख दिया भाई, गलत लिख दिए। ये टोटल वोल्टेज आई बराबर क्या होता है, बी बटे आर, बी बटे आर, यानी ये कह सकते हो ई बटे आर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब एक बात चलिए समझा देते हैं आपको। तो यहां पर लिखा जाता है डिफरेंट चीजें आपको बता देते हैं। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं,
फिर इसको लिखने के लिए आपको प्रॉपर वे में आपको दिख जाएगा। जैसे यहां पर देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले प्रत्येक सेल का जो ईएमएफ है वो कितना है, प्रत्येक सेल का ईएमएफ कितना है, ई वोल्ट है, ई वोल्ट है, ठीक है। और प्रत्येक सेल का, ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर ओम है, प्रत्येक का, है ना। अब इसका मतलब कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, जोड़ के लिख लेते हैं। ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 आर, लेकिन अगर सेल की संख्या 4 होता तो 4 आर लिखते हैं, 5 होता तो 5 आर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सब जुट जाएगा। तो यहां पर जो लिखेंगे तो प्रत्येक कुल आंतरिक प्रतिरोध, टोटल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा क्या, N इंटू आर ओम, ठीक है। और यहां पर देखिए बाहरी प्रतिरोध यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, जो भी चीज दिया हुआ ना भाई वही लिख रहे हैं, ठीक है। बाहरी प्रतिरोध जो दिया हुआ है कैपिटल आर ओम। ये अब देखिए ये सब के सब इसके साथ श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, इसके साथ श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर याद रखिए कि जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ तो पूरे परिपथ का यानी कुल परिपथ का, सीधा कहिए परिपथ, जो परिपथ निर्माण हो रहा है इनके वजह से ये जो परिपथ का निर्माण हो रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस का मतलब पूरा कितना है, एन आर और बाहर वाला आर सबको जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में है ना, ये इसके साथ श्रेणी क्रम में है तो एन आर प्लस आर ओम होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है कि बताइए कि इसमें आंतरिक रेजिस्टेंस के वजह से और इस पूरे सेल के वजह से इसमें कितना करंट आएगा। तो क्या करें, यहां पर देखिए कि टोटल करंट आई बराबर होता है टोटल यानी कुल वोल्टेज बटे कुल रेजिस्टेंस, कुल वोल्टेज बटे कुल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ होगा कितना, याद रखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर ये ई वोल्ट का है और ई वोल्ट का है, ई वोल्ट का श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो कुल वोल्टेज होगा 3E, लेकिन 3E तो एक डाटा है, संख्या है, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए 4 5 6 लगा देता, 4 5 6 लगा देता तो क्या होता, 5E 6E, तो सीधी सीधी बात देखिए, यहां पर अगर ई वोल्ट है तो टोटल वोल्टेज होगा N इंटू ई बट टोटल रेजिस्टेंस एन आर प्लस आर। ये जो आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला ही याद रखना, आई बराबर होगा एन ई बटे एन आर प्लस आर, ये कभी नहीं भूलिएगा। लेकिन क्वेश्चंस का जो डाटा है क्या लिखेंगे भाई, इसको क्लीन कर देते हैं, यहां लिखेंगे एन ई, ये हो गया एन आर प्लस आर और करंट है तो किसमें, एम्पियर में। इसमें दो केस होते हैं, एक केस होता है कि जब आपका पहला कि आर बहुत बड़ा हो जाए, सॉरी, पहला अगर बाहरी प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाए, ये बहुत बड़ा हो जाए स्मॉल आर से, ऐसे कंडीशन में करंट का क्या वैल्यू होगा, आई बराबर फॉर्मूला है एन ई बटे एन आर प्लस आर। आर से बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये लगभग 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू टोटल 0 हो जाएगा, और टोटल वैल्यू ये 0 हो जाएगा तो ध्यान से देखिए एकदम, ये हो जाएगा एन ई बटे आर। ये कंडीशन आपको ले करके सवाल आपको पूछ देगा। दूसरा केस हो सकता है कि आंतरिक प्रतिरोध बहुत छोटा हो जाए और बाहरी प्रतिरोध बड़ा हो जाए, यानी ये देखिए आर
बहुत बड़ा हो जाए बाहरी प्रतिरोध से, इससे इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा कि बाहर में छोटा सा लोड लगे, इतना लोड कि इसके आंतरिक प्रतिरोध से भी उसका प्रतिरोध कम हो, तब क्या होगा? ऐसे कंडीशन जो आई लिखेंगे तो आई बराबर होगा, फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड वही लिखेंगे, एन ई बटे एन आर प्लस आर। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यही लिखेंगे, लेकिन यहां पर आर बहुत छोटा है तो आर का वैल्यू लगभग 0 हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में आई बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन आर प्लस आर का मान 0, तो ऑलरेडी हो जाएगा एन ई बटे एन आर, एन एन कैंसिल, ये आई बराबर क्या होगा? ई बटे आर हो जाएगा, ई बटे आर हो जाएगा। ये आप एकदम याद रखिएगा, ये दो कंडीशन, ये और सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला ये है, ये एकदम हूबहू आपके एग्जाम में, टेस्ट में, किसी भी पेपर में आपको पूछ लिए जाते हैं, तब आपको याद रखिए, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो छोटा वाला आर के साथ एन लगेगा, ठीक है। जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब बड़ा वाला आर के साथ एन लगेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? समझ रहे बात को? न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। न्यू बैच स्टार्ट है, ऑफलाइन में आप आ सकते हैं, अभी स्टार्ट हुआ, एकदम कोई दिक्कत नहीं, परसों से आप आ सकते हैं, ठीक है। अब इसी को अगर आपको लिखना होगा, अब स्टैंडर्ड हमरे अक्षर से बढ़िया अक्षर देखेगा, ठीक है। अपना को देख करके पड़ोसी का बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये ऐसा लिखा हुआ, दोनों केस लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने जो बताया वो टोटल कैलकुलेशन, लेकिन आपको प्रूफ नहीं करना है मेरे दोस्त, आपको क्वेश्चन बनाना है ना, आपको रिजल्ट चाहिए ना। तो हम तो यहाँ बेसिक एवरेज में पढ़ा रहे हैं, बेसिक एवरेज में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमने कहा कि फर्स्ट से अर्थ तक समझना है, 0th लेवल से लेके चल रहा है। एग्जाम में अगर पढ़ने की कोशिश करते हो तो हम जो पढ़ा रहे हैं उसको समझिए और फास्ट तरीके से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये है आपको श्रेणी क्रम संयोजन का ये कहानी।